बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। वैसे हो नहीं सकता आप खैर खैरियत से, क्योंकि रात के अंधेरों में जो सरकार ने आपके ऊपर एक तेल का बम चलाया है, उसके बाद मेरा ख़्याल है जीना थोड़ा मुश्किल हो गया। बुनियादी तौर पे आपको एक बहस मिल रही है कि जनाब कि सरकार ने आपको 1 महीने की रिलीफ़ दी है, सरकार ने इतना बड़ा बोझ उठाया कि आपको तेल सस्ता दिया है। ये टोटल नॉनसेंस है। जिस दिन सरकार ने तेल बढ़ाया था तो दुनिया का पता नहीं, लेकिन हमने आपको इओन में बता दिया था कि हज़ूर ये वो कहानी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। तकरीबन जो सरकार का इंक्रीज़ है वो इस वक़्त 458.40 पेट्रोल पे है, एज़ इन टोटल प्राइस हो गई है। 520.35 डीज़ल की हो गई है। तो दफ़्तर में 2 लड़कों ने ऑलरेडी पूछ लिया है कि इलेक्ट्रिक बाइक कितने की होती है, तो लिहाज़ा वो उस पे शिफ्ट करेंगे। लेकिन ये असल में जो महंगाई है, जो आपको तेल की सूरत में देखने को मिल रही है, इससे हर चीज़ महँगी होगी। आपकी बिजली, गैस, खाने-पीने की अशिया। अम, बड़ी अजीब-सी बात होती है कि आप इलेक्ट नहीं होते, आप इलेक्शन हार गए होते हो, आपने हिस्टोरिक धांधली की होती है, आपने लोगों पे ज़ुल्म और बर्बरियत किया होता है, आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्टेल की होती है, आपने माइनॉरिटीज़ के राइट्स अब्यूज़ किए होते हैं, आपने हिस्टोरिक महँगाइयाँ की होती हैं, आपने ऐसे-ऐसे जुमले अता किए होते हैं कि जिसके बाद बंदा का सर शर्म से झुक जाता है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र्स। और आपके जो डीजीपीआर डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अरबों रुपया खर्च कर रहे होते हैं प्रमोशनों के ऊपर। तो एक दफ़ा इंसान सोचने को मजबूर होता है कि नेशन स्टेट होता क्या है? उसका पर्पस क्या होता है? उसके मकासद क्या थे? हमने ज़िंदगी कैसे अपनी जीनी थी? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इलाज भी आप खुद कराते हैं, अपना दिफा भी आप खुद करते हैं, अपने बच्चों की तालीम भी आप खुद करते हैं। सो मच सो कि 500 हज़ार रुपया पर मंथ भी प्राइवेट स्कूल ऑपरेट कर रहे हैं। यानी कि हर इकोनॉमिक ब्रैकेट कवर हो रहा है। आपने अगर गाड़ी खरीदनी है तो उसके लिए पैसे भी आपने खुद इकट्ठे करने हैं, फाइनेंस भी आपने खुद करवानी है। आपने अगर कोई भी कारोबार पाकिस्तान में करना है तो आपने ना तो सिर्फ वो कारोबार प्रॉफिट में करना है, बल्कि आपने सरकारी डिपार्टमेंटों को रिश्तें भी खिलानी है। अगर आप पे कोई थाना कचहरी हो जाता है तो आपने उसका खर्चा भी सारा खुद उठाना है, आपने रिश्तें उसके अलावा देनी है, और अगर आपको वकील कराना पड़ता है तो वकील की निगरानी भी आपने खुद करनी है, उसको पैसे भी खुद देने होते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई ज़िंदगी का ऐसा फैसेट नहीं है, कोई ऐसा पहलू नहीं है जहाँ पे सरकार की असिस्टेंस हो, माँ सिवाय इश्तिहार। अगर आपका बिज़नेस इश्तिहार रिलेटेड है, यानी कि आप एक ऐसे बिज़नेस है जिसको इश्तिहार मिलते हैं, बिलबोर्ड्स, टीवी चैनल्स, पॉडकास्ट, या फिर आप इश्तिहार बनाते हैं, एड एजेंसीज़, या फिर आपके बिलबोर्ड्स हैं, या फिर आपकी स्किन प्रिंटिंग है, इसके अलावा सरकार का कोई काम नहीं है। हाँ, अगर आपका इनमें से कोई कारोबार है तो सरकार हर साल अल्हम्दुलिल्लाह बजट बढ़ाती है। अरब रुपए से जो बजट शुरू होता है वो बीसियों अरब पे पहुंच जाता है, सिर्फ एक सूबे की हम बात कर रहे हैं, पंजाब की। तो ये तो ठीक है। अगर आपका बिजनेस ये है कि आपने रियासत को तरमीमें बना के देनी है और आपका लॉ फर्म है, तो फिर आपको पैसे मिल सकते हैं। अगर आपका बिजनेस ये है कि आपने सरकार की ईमा के ऊपर कुवैत माल एक्सपोर्ट करना है, तो फिर आपका बिजनेस है। यानी कि पाकिस्तान चंद लोगों का मुल्क है, बाकी हम सब यहाँ पे सिर्फ कैनन फॉडर है। हम सिर्फ स्टेटिस्टिक्स हैं आईएमएफ को प्रेजेंट करने के लिए। आईएमएफ ने जो अपनी ट्रांच देनी थी आपको मार्च में, उन्होंने नहीं दी। अब मामला अप्रैल में चला गया। सरकार उस बिलियन डॉलर का वेट कर रही है ताकि वो कोई ना कोई रिलीफ क्रिएट कर सके आपके और मेरे लिए। अब जो वो ट्रांच आनी है उसमें रुकावट क्या है? देखिए ना, एक चीज़ तय है कि जी मार्च में आपको पैसे देने हैं, मैंने आप लॉट बेचते हैं, बयाना करते हैं, पेमेंट होती है, तो डिले की कोई ना कोई वजह आ जाती है। जनाब को फौत हो गया, बैंक के इशू आ रहे थे, मेरी पीछे से पेमेंट नहीं आ सकी। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि आईएमएफ कहते हैं हजूर आप इतना झूठ बोलते हैं कि हमें आपकी बात पे यकीन नहीं है। आप ही की एफबीआर टारगेट सेट करती है, फिर वो टारगेट मीट नहीं करती। असल में एफबीआर पहले टारगेट सेट करती है, फिर आईएमएफ कहती है इतनी कहानी ना दो, टारगेट कम करो। हम टारगेट कम करते हैं, फिर भी वो अचीव नहीं कर पाते। ठीक। अब ये जो पेट्रोल है, इसकी जो प्राइस इंक्रीज हुई है, इसमें गालबन 50 से ज़ायद रुपीज़ पेट्रोलियम लेवी के हैं। जी जी जी। ये पेट्रोलियम लेवी जरदारी साहब ने शुरू की थी कि यार हम 10 रुपया पेट्रोलियम लेवी लगाएंगे तेल पे, अगर मुल्क में कोई इमरजेंसी आती है, फ्लड आता है, अर्थक्वेक आता है, कोई फोर्स मजोर, नॉन फोर्सीन, अनफोर्सीन टाइप सिचुएशन आती है, तो हम ये पैसा वहाँ इस्तेमाल करेंगे। करते करते ये सरकार का सबसे बड़ा टूल बन गया फॉर इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। इमरान खान के दौर में, कोविड के टाइम में, जब सरकार ने पेट्रोल प्राइस डायरेक्ट टू डायरेक्ट कर दी, तो आपका एफबीआर का रेवेन्यू हाफ हो गया था। यानी कि आपके जो एफबीआर के टारगेट्स हैं वो मेजॉरिटी इस लेवी के सर पे चलते हैं। तो बड़ी अजीब सी बात है कि अज़मा बुखारी साहिबा अब कह रही थी, और नून लीग के बंदे कह रहे थे, और पीपीपी के बंदे कह रहे थे कि जनाब
फेडरल गवर्नमेंट ने जो आपके लिए किया है वो कोई सोच नहीं सकता, तो लेवी क्यों नहीं ख़त्म कर देते? नहीं कर सकते, क्योंकि अगर लेवी ख़त्म कर दी तो एफबीआर का टैक्स कलेक्शन नहीं होगा, एफबीआर का टैक्स कलेक्शन नहीं होगा तो आईएमएफ पापा बिलियन डॉलर नहीं देंगे। अब हम इस दलदल में फंसे कैसे? ये भी तो सवाल है ना, कि कोई ये प्रॉब्लम रातों रात तो बनी नहीं, कोई एक गवर्नमेंट तो बनाई नहीं, ये कंसिस्टेंटली बनती गई। वो इसलिए फंसे कि एक मुल्क है ईरान, ठीक है, ईरान ने कहा कि हजूर हमारे पास तेल है वाफर मिकदार में और गैस भी है, आप जो मेजॉरिटी अपनी दुबई से इंपोर्ट करते हैं, ओमान से इंपोर्ट करते हैं, आप ये ना करें, हम एक पाइपलाइन बिछाते हैं ईरान में आपके बॉर्डर तक, वहां से आगे आप पाइपलाइन बिठा दें। तो पाकिस्तान ने कहा कि जनाब यार देखें, असी गरीब में साढ़े को पैसे नहीं आएंगे। उन्होंने कहा मसला ही कोई नहीं, हम आपको पाइपलाइन बनाने के पैसे भी देते हैं। हम वो पैसे भी खा गए, हमने पाइपलाइन भी नहीं बनाई और डेली $1 मिलियन का जुर्माना भी इकट्ठा खड़ा हो रहा है। अब आप मुझे बताएं कि पाइपलाइन, गालबन ये प्रोजेक्ट आया था नवाज शरीफ साहब के दौर में, जरदारी साहब के दौर पे, वेरी गुड, जनवरी 2013 में प्रोजेक्ट आया। ना जरदारी साहब ने इस पर काम किया, ना नवाज शरीफ साहब ने इस पर काम किया, ना इमरान खान साहब ने इस पर काम किया, और ना ही शहबाज शरीफ साहब कर रहे। लेकिन ये सारे बंदे हमें कहानी क्या देते रहे कि हमसे ज़्यादा खैर खा आपका है ही कोई नहीं। चलें, खान साहब को हम एक बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देते हैं कि उनके 3.5 साल थे, और वैसे ही खान साहब को तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है, ठीक है, खान साहब उनकी पार्टी बोला, हमें तो पता ही था गवर्नमेंट में क्या होता है। लेकिन नून लीग इतनी मंजीवी पुरानी जमात, पीपीपी इतनी मंजीवी पुरानी जमात, और पीडीएम जो इन दोनों का एमलगमेशन है, वो भी कुछ नहीं कर रहे। अजीब सी बात नहीं है? ये सारा पता क्यों हो रहा था? अमेरिका की खुशनुदी के लिए, क्योंकि अमेरिका ईरान से कोई भी चीज़ लेने वालों के ऊपर बड़ी हैवी पेनल्टीज इम्पोज कर देता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, पाकिस्तान तो ट्रेड डेफिसिट में कब से है। अमेरिका अगर हमारे पे पेनल्टीज इम्पोज भी कर दे तो इट्स नॉट एज इफ हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव था, लाइक चाइना, जो दुनिया का मैन्युफैक्चरर है, जो कह रहे हैं यार आप टेंशन ना लो, हम सामान भेजेगा ना। तो हम नेट इम्पोर्टर हैं, हम अमेरिका को खुश करने के लिए नेट इम्पोर्टर रहना चाहते हैं, लेकिन हम चाइना से सामान नहीं मंगाना चाहते, हम ईरान से तेल लेना चाहते, क्योंकि हमें अमेरिका से डर लगता है। वो किस चीज़ का डर लगता है? हमने 70s 80s और 90s में अपनी इकोनॉमी की धज्जियाँ उड़ाई न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बाद खुद मुख्तारी आ जाती है। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बाद हमने हर एक वो चीज़ की जिससे हमारी खुद मुख्तारी डैमेज हो जाए। कुछ समझ नहीं आ रहा। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ चंद लोग हैं जिनके अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं यूरोप में, दुबई में, मिडिल ईस्ट से कुछ मुल्कों में और अमेरिका में। मैं एक बड़ी अजीब सी बात करूंगा, अगर ये सारे फाइनेंशियल इंटरेस्ट हमारे सियासतदानों के, ब्यूरोक्रेट्स के, मिलिट्री के, हमारी ये इलीट बिजनेसेस के चाइना में होते, तो ऑल ऑफ सडन पाकिस्तान में एक और फलसफा पढ़ाया जाता कि एक्चुअली अमेरिका जो है वो दज्जाल है। आप बात समझ रहे? क्योंकि कुछ लोगों के ज़ाती इंटरेस्ट उनके शैटोज फ्रांस में है, उनकी दोस्तियां अबू धाबी में हैं, उनके जो समर होम्स हैं वो यूएसए में, उनकी औलादें इंग्लैंड में बैठी हुई हैं, कारोबार करें, जहाँ वो बैंकरप्ट भी हो जाती हैं, बाय द वे उनके बिजनेसेस बैंकरप्ट हो जाते हैं। तो हमारा पूरा रुझान वहाँ पे हो जाता है। अब हमारी बदकिस्मती है कि चाइना के अंदर कोई वर्सेज ऐसी जगह नहीं है। वैसे अव्वल तो है, इतना बड़ा मुल्क है, बहुत खूबसूरत है, नहीं तो हमारी भी पॉलिसी थोड़ी सी डिफरेंट लगती। तो इसलिए मेरे भाई, आपको कोई भी कहानी दे कि असल में आलमी मंडी में तेल का ये रेट है, हमारी सरकार ये सब नॉनसेंस है। ईरान जिस मुल्क में जंग हो रही है वहाँ पे गालबन ₹8 का लोकल्स के लिए और ₹14 फॉरेनर्स के लिए तेल है, पाकिस्तानी रुपयों की बात कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है अगर हम अमेरिकन सैंक्शंस भी ले लेते, पाइपलाइन भी बिछा लेते, हर चीज़ भी कर लेते, तो एड्डा को बाहर नहीं होना था। और हमें यहाँ पे एक फ़लसफ़ा पढ़ाया जाता है कि जनाब एक्चुअली ना, जो हमारे मुल्क के पास रिसोर्सेज ना होने की वजह से हमें ग़ुलामी करनी पड़ती है, ये भी झूठ है। आपके मुल्क के पास इतने ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, चाइना के, रशिया के, रीजनिंग नेबरहुड में चीज़ें करने के, क्या कुछ इसकी टेंशन नहीं है। और मज़े की क्या बात है, अमेरिका की खुशनुदी हम जितनी मर्जी कर दें, वो अभी भी इंडियंस को ज़्यादा वर्क वीज़ास देते हैं, पाकिस्तानियों कम। अगर उन्होंने सीईओ लगाना है तो उन्होंने इंडियंस को लगाना है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल अमेरिकन एसेट यहाँ पे इंडिया है। हम चाइना को नथ नहीं डाल सकते, इंडिया डालेगा, क्योंकि अमेरिका का एक्चुअल यहाँ पे जो राइवल है वो चाइना है, इंडिया नहीं है। बेशक कुछ हिंदुत्व को लोगों को लगता हो कि हम अमेरिका को कुछ नहीं समझते, ये अटर नॉनसेंस है।
ठीक है, उनकी इकॉनमी इतनी इंटरलिंक्ड है अमेरिका के साथ कि वो कुछ कर नहीं सकते। सो मच सो कि इंडिया चाइना को कुछ नहीं कह सकता। इंडिया जितना माल चाइना से इंपोर्ट करता है उनकी इकॉनमी चल नहीं सकती उसके बगैर। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट। इसको बिग ब्रदर भी कहते हैं, जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है। इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। तो जिस इकोनॉमिक दलदल में आज हम खड़े हुए हैं, उसका ना ताल्लुक जंग से है, उसका ना ताल्लुक एक मखसूस सियासी जमात से है, उसका ताल्लुक इन सब के फलसफे से है, जिसकी वजह से आज पूरी की पूरी कौम डूब रही है। तो जी, हम गुलाम थे नहीं, हमें दानिस्ता तौर पे गुलाम बनाया गया। हमारे लैक ऑफ रिसोर्सेज हमारी गुलामी का वजह नहीं है, हमारे लीडर्स की बदनीति हमारी गुलामी का नतीजा है। फ़र्क आप बात समझ रहे हैं कि अल्लाह ने हमें 2 हाथ, 2 पैर, एक जिस्म, हर चीज़ दी हुई है। हमारे लीडर खुद हमारे हाथ काट के कहते हैं कि जनाब आप तो लूले लंगड़े। ऐसा नहीं है। और जो भी आपको ये पढ़ाता है वो या तो कम इल्मी की वजह से या फिर एक मखसूस एजेंडा की वजह से ये चीज़ पढ़ा रहा होता है, समझा रहा होता है बार बार। लेकिन कोई वरी नहीं करना आपने। सरकार ने एक नया इनोवेटिव तरीका निकाला है कि पेट्रोलियम लेवी के तहत हम टैक्स नहीं लेंगे, अब हम गोबर को टैक्स करेंगे। आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। ये गोबर मखसूस फार्म्स जहाँ पे लार्ज स्केल के ऊपर मंडियाँ लगी होती हैं, वहाँ पे टैक्स होगा डेली की बुनियाद पे। अब असली सवाल ये है कि ये टैक्स कलेक्शन करने जाएगा कौन? क्योंकि मंडियों से जितनी बू आती है, अल्लाह रहम करे। लेकिन ये टैक्स अभी गालिबन 166 कॉलोनीज़ के ऊपर लगेगा जहाँ पे जानवर होते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी कॉलोनीज़ पे जाएगा। ये पंजाब का टैक्स है। यानी कि हर एक चीज़ रियासत को मॉडिफाई करने को तैयार है। आपके जानवरों के गोबर तक उन्होंने नहीं छोड़ा। हालांकि हैरानकुन बात यह है कि जानवर की बाकी हर चीज़ टैक्सड होती है। जानवर को वैक्सीन लगता है, उस पर टैक्स होती है। जानवर को जो आप वंडा डालते हैं उसके ऊपर टैक्स होता है। तो सरकार ने कहा कि ये वंडा सारा जाता कहाँ है? लेकिन ये भी तो एक और चीज़ बन जाता है जो कल को आप इस्तेमाल कर लेते हैं, तो लिहाजा इसके ऊपर भी टैक्स लग जाएगा। और ये पार्ट ऑफ सुथरा पंजाब है, क्योंकि सरकार ने आपको तासुर क्या दिया। आप चेक करें इनकी हरकतें कि हम ये टैक्स लगाएंगे ताकि सुथरा पंजाब फंड हो, ताकि गंदगी साफ हो सके। मैं सदके जाऊँ, रियलिटी ये है कि सरकार टैक्स ये चीज़ कह के किसी और जगह एडजस्ट करती है। क्यों? सरकार ने जब रमज़ान निगहबान पैकेज अनाउंस करना होता है और लार्ज स्केल पे आटा डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, चीनी डिस्ट्रीब्यूट करना, ये पैसे कहाँ से आते हैं? जब सरकार ने अपने मनपसंद शुगर कार्टेल को सब्सिडी देनी होती है तो ये पैसे कहाँ से आते हैं? जब सरकार ने सैलरीज इंक्रीज़ करनी होती है पॉलिटिशियंस की, ब्यूरोक्रेसी की, पैसे कहाँ से आते हैं? जब सरकार ने 10-11 अरब के जहाज़ लेने, ये पैसे कहाँ से आते हैं? ये आपके जानवरों की गोबर से आएंगे। दिस इज द कंक्लूजन। पता क्या है? अल्लाह की लाठी ना बेआवाज़ होती है। सारी उम्र हमने मजाक उड़ाया इंडिया का गोबर गोबर कह के कि उनके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गोबर कोहे नूर हीरा है। फ़र्क ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने भी वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पढ़ लिया। उन्होंने कहा ये गोबर वाकई कोहे नूर हीरा है, इससे 30-30 रुपया निकालो और ये टैक्स इकट्ठा करो। ये हंसने वाली बात भी है, लेकिन इन रियलिटी ये परेशान होने वाली बात भी है। अब सरकार अगली किस चीज़ पर टैक्स लगाएगी? अल्लाह रहम करे इनके ऊपर। यूएस और इजराइल पे आ जाते हैं। यूएस और इजराइल इस वक्त बिल्कुल जो आप समझें एक भिपरा हुआ जानवर होता है उसकी माफिक हो गया। रात को ईरान का जो सबसे बड़ा रीजन का सबसे बड़ा ब्रिज बन रहा था करक के अंदर, उसके ऊपर B-1 बॉम्बर के तहत उन्होंने बम मार के उसको तबाह कर दिया। जिसके बाद
ट्रंप ने कहा कि ईरान क्यों नहीं बात करेगा मेरे से, अभी उनके 3 ब्रिज सिर्फ मैंने लास्ट नाइट उड़ा दिए। ट्रंप कहता है कि निगोशिएटिंग विद ईरान होगा ही होगा, बड़ी इजी निगोशिएशन होगी। इसके जवाब में ज़ाहिर है आपने एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिविलियंस के लिए बाय द वे तबाह किया। इसके ऊपर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागाची कहते हैं कि एक मेजर डिफरेंस है आज के टाइम में और स्टोन एज में, कोई तेल और गैस मिडिल ईस्ट से लेके नहीं जा रहा था। और क्या अमेरिका उस वक्त पे जाने को तैयार है जब तेल और गैस दुनिया में से ख़त्म हो जाए? उन्होंने ओपन धमकी दे दी कि हजूर हमारी इंटेग्रिटी पे कोई क्वेश्चन होगा तो हम मुकम्मल मिडिल ईस्ट का अस्सलाम वालेकुम कर देंगे। दूसरी ट्वीट उन्होंने ये की कि स्ट्राइकिंग इन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग अनफिनिश्ड बिजनेसेस विल नॉट लीड टू ईरान सरेंडरिंग, यानी कि सरेंडर का कोई ताल्लुक ही नहीं है अनफिनिश्ड बिजनेस। इनफैक्ट हम ये देख चुके हैं सदर लेबनान के अंदर जितना इजराइल जुल्म बर्बरियत कर रहा है, ब्रिजेस तबाह कर रहा है, लोगों का कत्ले आम कर रहा है, तो हिजबुल्लाह रोक नहीं रही। जितना फ़लस्तीनियों को कत्ल किया जा रहा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जा रहा है, तो हमास रोक नहीं रहा। जब आप लोगों के ख़िलाफ़ वॉर क्राइम्स कमिट करते हैं ना, तो जंगें रुकती नहीं होती, जंगें इंक्रीज़ ही होती हैं। क्यों? क्योंकि अगले इन्फ्यूरिएट हो जाते हैं कि ये कितने बेगैरत लोग हैं, और यही हो रहा है। इससे सिर्फ अरगाची साहब कहते हैं कि इससे सिर्फ ये नज़र आता है कि अमेरिका एक दुश्मन के तौर पे कंप्लीट मॉरल करैप्स में, हर एक ब्रिज और बिल्डिंग तो हम दोबारा बना लेंगे, लेकिन जो अमेरिका को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है वो वापस कैसे होगी। यानी कि अमेरिकन एम्पायर वर्चुअली आपको तबाह होते हुए नज़र आ रहा है। और बाय द वे इतनी सारी जंग हुई, इतने सारे लोग शहीद हो गए ईरान के, लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स में कोई डिसरप्शन नहीं आई। यानी कि ये नहीं हुआ कि उन्होंने अपनी आर्मी डिसबैंड कर दी है, IRGC डिसबैंड कर दिया, पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दिया है, हफरा तफरी में लोग चेंज करना शुरू कर दिए। लेकिन अमेरिका में ये हो रहा है। अमेरिका के अंदर जो कि डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीट हेग्सेथ, उन्होंने उनके आर्मी चीफ को निकाल दिया। यानी कि अमेरिका के आर्मी चीफ को कहा कि जनाब आप इस्तीफा देकर साइड पे हो जाएं और हम एक और आर्मी चीफ लाएंगे जो ज़्यादा अलाइंड होगा ट्रंप और उसके विजन के साथ। यानी कि जंग के दौरान आर्मी चीफ की छुट्टी। मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ। आप इमेजिन करें इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही है और डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब आप रिटायरमेंट ले लें। लेकिन रियलिटी ये है कि जंग के दौरान अपना चीफ कौन चेंज करता है? पूरी दुनिया में आप उठा लें, आपको वहाँ मिसालें मिलती हैं जहाँ पे चीफ आपको एक चीज़ कह रहा हो जो आपके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हो। यानी कि अभी आपका US का चीफ क्या कह रहा है आपको कि हजूर ये जंग हम नहीं जीत सकते, किन चक्रों में आप? जिस पे पीट हेग्सेथ ने कहा कि हजूर आप घर जाए। इससे आपको क्या समझ आता है? इससे आपको इंटेंट समझ आती है ट्रंप की गवर्नमेंट की और इसराइल की कि जनाब ये जंग हमने लड़नी ही लड़नी है। ट्रंप ने एट द सेम टाइम अपने अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी भी फारिग कर दी, जो ट्रंप का इंसेन दफा कर रही थी एप्स्टीन फाइल्स पे, जो चीखे मार रही थी कांग्रेस मेंबर्स को कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ट्रंप के खिलाफ बात करने के लिए। और अंदर ही खबर ये है कि व्हाइट हाउस के अंदर उसने तरले लिए ट्रंप के, मुझे नौकरी से ना निकालो। ट्रंप ने कहा नथिंग डूइंग। साथ ही साथ ट्रंप ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी तुलसी गैबर्ड के अंदर, जो उसी की कैबिनेट का हिस्सा है, जो एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हेड करते कि इसको भी ज़रा चेंज करके चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग ट्रंप को एक बात समझा रहे हैं कि हजूर हम ये जंग नहीं जीत सकते, जिस तरफ आप मामलात को लेकर जा रहे हैं दुनिया में तबाही हो जाएगी। मिडिल ईस्ट के ममालिकों को ये घमंड था कि अमेरिका को हमारी इतनी ज़रूरत है, हमारे तेल की, गैस की, हमारे पैसे की, कि कभी भी अमेरिका ऐसी जंग या इनिशिएट नहीं करेगा जिससे हमारी पूरी इकॉनमी तबाह हो जाए। उन्होंने ना सिर्फ जंग इनिशिएट की, ईरान ने उल्टा छितर मारे इन सारे मुल्कों को। अब ईरान की ब्रिज टारगेटिंग के बाद ईरान ने लिस्ट जारी कर दी है कि वो मिडिल ईस्ट में कौन कौन से ब्रिज टारगेट करेंगे। जी। तो यहाँ से अमेरिका इजराइल हमला करते हैं ईरान पे, ईरान बदला लेता है इंफ्रास्ट्रक्चर मिडिल ईस्ट पे। साथ ही साथ ईरान की कंपनीज पे अटैक के बाद और ईरान के स्कूल के अटैक के बाद ईरान ने जो धमकी दी हुई थी मिडिल ईस्ट को, वो उसने एग्जीक्यूट करना शुरू कर दी है। ओरेकल के दफ्तर पे मिडिल ईस्ट में ईरान ने हमला किया। ईरान ने बहरीन के अंदर अमेज़ॉन के ऊपर अटैक किया है। अभी जो उन्होंने लिस्ट जारी की है ब्रिजेस की, कुवैत, सऊदी अरेबिया, अबू धाबी, जॉर्डन की, वो है शेख जाबर अल अहमद अल सबा ब्रिज, किंग फहद कॉजवे, शेख जायद ब्रिज, अल मक्ता ब्रिज, किंग हुसैन ब्रिज, दामिया ब्रिज, शेख खलीफा ब्रिज, अब्दून ब्रिज। अब वो ये तबाह भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं, क्योंकि मिडल ईस्ट अपना दिफा नहीं कर सकता। अब इस सारे से रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है कि एक अमेरिकन इजराइल वॉर ऑन ईरान जो कम्प्लीटली इलीगल है, इसमें किसी को दो राय नहीं है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस ने पूरे मिडल ईस्ट को चोक कर दिया। इसी के दौरान बाय द वे आपने देखा कि ज़ेलेंस्की को मिडल ईस्ट दावत दी जाती है, जो एक बेसिकली ज़ायनिस्ट यूक्रेनियन है, ठीक है, जो अपने लोगों को तो उसने मरवा दिया है रशिया के सामने,
अब वो दुनिया भर कशकोल लेके फिरता है कि मुझे पैसे दे दो, वेपन दे दो। ठीक। उसने कहा कि जनाब ईरान जो है उसने हमसे वादा किया था कि वो ड्रोन्स नहीं देगा रशिया को ज़्यादा, लेकिन वो दे ही जा रहा है, बार बार ईरान को सपोर्ट किए जा रहा है। ईरान तो है ही फ्रॉडिया, घटिया मुल्क, इस तरह की बातें कर के वो घर चला गया और कहता है कि हमने तो कोशिश की थी ईरान के साथ हमारे मुज़ाकरात हो जाए, हमारी को बात बन जाए। लेकिन साथ ही साथ यूक्रेन ने एक रशियन ऑयल डिपो के ऊपर, जहाँ पे उनके रिजर्व्स भी होते थे, अटैक कर दिया ड्रोन्स का। 60% उस डिपो की कैपेसिटी उड़ा दी। आप एस्केलेशन का लेवल देख रहे हैं। मजीद मार्केट्स में ऑयल डिस्रप्शन हो रही है। ये सारा किस चीज़ पे हो रहा है? अमेरिका की ईमा पे हो रहा है, इसराइल की खुशनुदी के लिए हो रहा है। तो आपकी पूरी की पूरी दुनिया की इकॉनमी को मफलूज कर दिया गया तकरीबन। और अगेन ट्रंप ने फिर वही झूठ रीइटरेट किया कि जब ऑयल बैरल प्राइस आपकी $140 से ऊपर चलेगी एट ऑल टाइम हाई 2008 से, तो ट्रंप साहब ट्वीट करते हैं ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी कि बेसिकली ये सिग्नल देते हैं कि हम लोकली तेल निकालते रहेंगे, हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये भी झूठ है। अमेरिका को भी उतना ही फ़र्क पड़ता है, महंगाई वहाँ पे भी उतनी ही आ रही है, जिसकी वजह से वो अपना वॉर बजट, यानी कि जो अपनी आर्मी का बजट है, वो $1.5 ट्रिलियन पे लेके जाना चाहते हैं। और ये करने के लिए उनको ज़ाहिर बात है कट करना पड़ेगा उनकी स्पेंडिंग्स, पब्लिक हेल्थ केयर के ऊपर, लोगों के बेनिफिट्स के ऊपर। और यहाँ पे मार्को रूबियो की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। ईरान की तनकीद करते हुए मार्को रूबियो साहब कहते हैं कि अगर ईरान की गवर्नमेंट इतना पैसा न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ज़ाया ना करती, इतने लोगों पे लगा देती, तो लोगों का भला हो जाता। ये मार्को रूबियो उस मुल्क के अंदर सदारत संभाल के बैठे हुए हैं जहाँ पे 9 करोड़ लोग करीब होमलेस हैं। तो हम भी यही कहते हैं, अगर अमेरिका दुनिया भर में जाके दंगे फसादात ना करवाता, कत्ले आम ना करता, जेनोसाइड ना करता, मॉडर्न डे हिटलर ना बनता, तो आज अमेरिकी लोग सुखी होते। तो बेसिकली अमेरिका में भी चंद लोगों को अमीर करने के लिए, चंद कंपनीज को अमीर करने के लिए वो पूरी अपनी कौम को मफलूज रखते हैं। कोई गवर्नमेंट सिंसेयर नहीं होती अपने लोगों की। लोग सिर्फ सिंसेयर किस चीज़ के होते हैं? अपनी बॉटम लाइन की। जंग के इतने फ्रंट्स खुल चुके हैं कि इसराइल लेबनान का फ्रंट है, अंडर रिपोर्टेड। वहाँ पे डायरेक्टली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल का धमकियाँ दे रहे हैं हिजबुल्लाह के लीडर के नईम कासिम को कि हम तुम्हें और तुम्हारे सारे एसोसिएट्स को दुनिया से ख़त्म कर देंगे। एक फ्रंट यूक्रेन रशिया का खुला हुआ है, एक फ्रंट खुला हुआ है जो अमेरिका और इसराइल ईरान पर अटैक करता है, और जवाबी कार्रवाई में ईरान पूरे रीजन के ऊपर अटैक करता है। और यहाँ पे इंडिया भी पूरे पर तोल के बैठा हुआ है। बोले कल रात के क्लिप में तो अमान ने पूरी एक्सप्लेनेशन दी कि इंडिया क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है, और इंटरनल प्रोजेक्शंस वो क्या कर रहे हैं, लगे अपने लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं। इस सारे दौर में कतर ने पाकिस्तानीज़ के लिए वीज़ा ऑन अराइवल ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कहा जी मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, फ़िलहाल आप पूरे वीज़े लगवा के आएँ, हमें नहीं पता कि हो सकता है कि आपको ईरान के एजेंट प्रोवोकेटर हो जो शायद यहाँ पे आ रहे हैं। तो पाकिस्तान की ग्रेट डिप्लोमेसी तो ख़त्म होगी। रोमेनिया ने ये सब कुछ देखते हुए कहा कि जो हमने ड्रोन्स ऑर्डर किए थे वॉच कीपर फ्रॉम इसराइल इलिबिट सिस्टम्स, हम उनको कैंसिल कर रहे हैं ऑर्डर को, क्योंकि बहुत साल हो गए हमें माल मिल नहीं रहा। यानी कि ये अजीब बदमाशी थी इसराइल अमेरिका की कि ऑर्डर भी लेते थे वेपन्स के, लेकिन वेपन्स देते नहीं थे टाइमली, जलील रुसवा लोगों करते रहते थे। इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल मफलूज हो चुकी है एलपीजी शॉर्टेज से। तकरीबन 5 लाख लोग नौकरी के बगैर बैठे हुए, बिल्कुल केओस का समा है। मतलब अगर आप कहें कि जनाब इस दौर के अंदर आपको पीएसएल खेलनी चाहिए, तो बड़े बेवकूफ़ हैं आप। और मज़े की बात ये, पीएसएल ऐसे टाइम पे शुरू हुई थी कि जब जंग हो रही थी, ये नहीं कि अभी स्टार्ट होनी थी, लेकिन हमने फिर भी किया। और खैर हम उस पर पूरा पावर शो भी किया, हमने अपने सियासतदान भी बुलाए, हमने प्लेयरों को फाइन भी किया जिन्होंने तनकीद की, अच्छी बात है। अब सेंट्रल की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, यानी फेडरल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो बर्डन शेयर करें। ठीक। फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कह रही हैं कि आप सोचना भी ना ऐसे। इस चीज़ को जवाब बनाया जाएगा 18वीं तरमीम को रिविजिट करने के लिए कि इन टाइम्स ऑफ ग्रेट क्राइसिस फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियारात इंक्रीज़ होने चाहिए ताकि वो चीज़ों को एक डायरेक्शन में लेके जा सके। हमारे मुल्क में जब भी तरमीम आता है ऐसी ही को वजह आती है, और अब उसका ग्राउंड राइप होते हुए भी नज़र आ रहा है। लेवी बढ़ाने के बावजूद, लोगों को तबाह करने के बावजूद, एफबीआर ने 612 अरब से अपना टारगेट फिर मिस कर दिया। यानी कि एफबीआर के भी सदके जाऊँ, वो इतने बेचारे निकम्मे हैं कि उनसे कुछ हो नहीं पा रहा। एट द सेम टाइम एनएचए ने नेशनल टोल टैक्सेस इंक्रीज़ कर दिए हाईवेज़ और मोटरवेज़ पे, जो 5 अप्रैल से इफेक्टिव होंगे। ये इस साल की दूसरी हाइक है, यानी कि जनवरी से लेकर आज तक ये सेकंड टाइम इंक्रीज़ किए गए हैं। नेशनल हाईवेज़ पे गाड़ीज़ का 100 रुपया हो गया, कोहाट टनल पे आप 250 रुपया देंगे। M1 इस्लामाबाद टू पेशावर गाड़ियों का 700 रुपये हो चुका है। M3 और अब्दुल हकीम 800 से 1000 रुपया हो चुका है। M4 पिंडी भटियाँ फैसलाबाद मुल्तान 1050 रुपये से 1300 रुपये हो चुका है। M5 मुल्तान सखर
1200 से 1500 हो चुका है। M14 डेरा इस्माइल खान और हाकला 650 से 800 रुपये हो चुका है। E35 हसन अब्दाल हवेलियाँ मानसेरा 300 से 350 पे चला गया है। हैवी व्हीकल्स तकरीबन 7,000 रुपया देंगे सर्टन रूट्स के ऊपर, यानी कि आपकी ट्रांसपोर्ट महंगी होगी तो आपकी इंटरनल गुड सर्विसेज महंगी होगी। यानी अगर आपका दूध दही अंडा लेदर कोई भी चीज़ किसी भी और शहर से आ रही थी तो उसकी प्राइस ऊपर चली जाएगी। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमने देखी है, डिस्पाइट पेट्रोल प्राइस इंक्रीजिंग 13% अकॉर्डिंग टू दुनिया न्यूज़ इंक्रीज आया है फ्यूल कंजम्पशन के अंदर। यानी कि कंजर्वेशन के टाइम पे जहाँ पर रियासत कह रही है कंजर्व करें, फ्यूल कंजम्पशन इंक्रीज हो गई है। क्यों? क्योंकि आपने स्कूल खोल दिए। दुनिया न्यूज़ आपको जो बात समझ नहीं आ रही थी मार्च के अंदर, जब आपने स्कूल खोले हैं तो कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए अब गवर्नमेंट्स ने 4 डे वीक कर दिया। मेरे तो ख्याल से होम स्कूलिंग कर दी। जितना को तेल महंगा हो गया इतनी को फीस नहीं है स्कूलों की जितना महीने का पेट्रोल लग रहा है। वैसे मेरा घर और मेरे बच्चों का स्कूल जो है ना वो इतना करीब है, महीने का 10-15 हज़ार का पेट्रोल लगता है। तो आज से 2 महीने पहले उसको स्टेट में आप 16-17 हज़ार पे ले गए। सो दी एवरेज पर्सन अपनी बेसिक चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहा। एक बात है जो मैं करना चाहता हूँ, कर देते हैं, खैर है कुछ नहीं होता। इस सारे दौर में आपके ख्याल से जो सरकारी ओन्ड बिजनेसेस हैं प्राइवेट में, उन्होंने क्या प्रॉफिट्स टर्न किए होंगे? ऐसे ही फूड फॉर थॉट है। आप समझें कि ईऑन अपडेट से पहली दफ़ा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ऐसे ही अगर आप रात को लेट नाइट डिप्रेशन चाहते हैं तो आप जो जितने की टॉप लीडरशिप है आपकी ब्यूरोक्रेसी की, जजेस की, ये वो, आप इनकी नेट वर्थ के डिफरेंसेस देखना फ्रॉम फिजिकल ईयर 2022, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप एस्टाउंड होंगे ये कितने अमीर हुए हैं। क्यों? ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है ना, इट्स लाइक अ फनल। इतनी बड़ी ब्रॉड बेस करो, पैसा ऊपर लेके जाओ, बीच में एक दलाल डालो, उस दलाल का नाम कर लो गवर्नमेंट, जो बेसिकली उस पैसे को मैनेज करती है। फिर उस पैसे को रीडिस्ट्रीब्यूट करो इनटू बाजार प्रोग्राम्स दैट हेल्प द पीपल, लेकिन असल में वो फैसिलिटेट करते हैं सर्टन कंपनीज को। पूरे पाकिस्तान के अंदर आफ्टर 70 years ऑफ प्राइवेट बिजनेस एंड एवरीथिंग, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क कॉन्ट्रैक्टर FWO है। बड़ी अजीब सी बात नहीं है? इन अ मार्केट ऑफ फ्री कंपटीशन एक इदारा है, ठीक। सबसे जो महंगी आपकी मुल्क की कंपनी है वो कौन सी है? फौजी फर्टिलाइजर, और सब्सिडी उनके प्रोडक्ट्स। उसी तरह अगर आप जाके देखते हैं कि आपका शुगर कार्टेल जो इस मुल्क की इकॉनमी का एक मेजर चंक कंट्रोल करता है, क्योंकि वो फार्म टू टेबल प्रोडक्ट है, यानी कि वो शुगर केन की मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं, सब्सिक्वेंट जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं शुगर प्रोडक्शन में उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, और फिर आप एक घरों तक शुगर भी पहुँचाते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसको कौन चलाता है? चंद फैमिलीज, जिसमें से एक तरीन फैमिली जहांगीर तरीन वगैरह। तो ये लोग अमीर हो ही जा रहे हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट एज इफ कि जब एक वाटर कंपनी ने अटेम्प्ट की थी कि अफ्रीकन नेशन स्टेट में कि जो रेन वाटर है हमें इसके भी राइट्स होने चाहिए ताकि लोग ये पानी भी ना पी सकें, सिर्फ हमारा प्रोसेस्ड पानी पी सकें। सो पूरे का पूरा जो सिस्टम और निज़ाम है वो डिज़ाइंड है चंद लोगों को बेनिफिट करने के लिए। इसलिए जो लोग आपको ये बेचते हैं ना आइडिया कि देखो मैंने मैट्रिक्स ब्रेक कर लिया, मैंने ग्रेट वेल्थ कमा ली, मैंने बुगाटी ले ली, ये बकवास करते हैं। ये इतने गरीब हैं आप सोच नहीं सकते। मसलन आपको यहाँ पे ऐसी स्टोरीज पढ़ाई जाती हैं कि देखिए आज से 2.5-3 साल पहले मैं जिम में मुलाजिम था, मैं फलां जगह पेट्रोल पंप पे नौकरी करता था, मैं ये चीज़ करता, आज मैं इतना बड़ा स्टार बन गया, मेरे पास इतना पैसा है, गाड़ी। बकवास। ये टिपिकल गरीब माइंडसेट है। आप गेम देख ही नहीं पा रहे हो क्या रही है। विद द स्ट्रोक ऑफ द पेन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सोलर इंपोर्ट्स को अलाउ किया था। कोर्ट्स में चैलेंज हुई, कोर्ट्स ने कहा नहीं ठीक है करने दो, अरबों रुपए बनाएंगे। फिर विद द स्ट्रोक ऑफ द पेन वो सारा बिजनेस जीरो कर दिया गया। यानी कि एक बिजनेस इजाद किया गया, चंद साल उसमें सुपर नेचुरल प्रॉफिट हुआ। कितना? सुपर नेचुरल। फिर उसको बंद कर दिया गया। क्यों? कि अब अगला बिजनेस करना है। इतना अरसा रियल एस्टेट को ब्लैक में रखा गया, पूरी इकोनॉमी को डिपेंडेंट कराया गया उसके ऊपर, लाखों लोगों की रोजी रोटी मुंसलिक कराएगी। फिर स्ट्रोक ऑफ द पेन उसको तबाह कर दिया। आपकी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है ना, इतना लंबा अरसा उसको टैक्स फ्री हेवन बना के आपने रखा,
आड़तियों को पैसे दिए, मीटरों पे सूद पे पैसे कमाए, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता टैक्स करके तबाह कर दिया। तो हमारे मुल्क में पहले एक गैप बनाया जाता है ब्लैक मार्केट का, उसको पूरी तरह अमीर लोग एक्सप्लॉयट कर लेते हैं। व्हेन दे आर डन एंड डस्टेड विद इट, उसको रेगुलराइज करके पूरी उसकी जो इकॉनमी होती है, जो लोग होते हैं, उनको तबाह कर देते हैं। देन दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। आपको बेपनाह लोग मिल रहे हैं कि जनाब PSX इट इज़ द फ्यूचर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इससे तो बेहतर चीज़ ही कोई नहीं है। मैं उन सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनसे प्यार भी करता हूँ, मुझे वो अच्छे भी लगते होंगे, बट दे आर स्टूपिड। उनको अभी तक नहीं समझ आ रही कि दैट द स्टॉक मार्केट्स एंड दिस मनी मार्केट्स आर फेक। डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करता है, बैरल की प्राइस $30 नीचे आती है, फिर डोनाल्ड ट्रंप आके बयान देता है, बैरल की प्राइस ऊपर चली जाती है। दिस इज फेक। कुरान के अंदर जिहाद का बाकायदा ऐलान किस चीज़ से? सूद, जो बुनियाद है इस मॉडर्न इकोनॉमी का। आप जितना पैसा इस वक्त डेट सर्विसिंग में लगा रहे हैं ना, उसका 10वां हिस्सा आप लोगों पे लगा दें तो क्या ही बात हो जाएगी। तो एक बुजुर्ग ने फरमाया था कि ये सूद शूद असी देने कोई नहीं, तो जो असल जर होएगा असी दे देंगे, नहीं तो फिर गौरी आया। आज दुनिया में सन 2026 में पोजीशन है। आपको बेपनाह लोग मिलेंगे जो बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे टू डू इंटेलेक्चुअल समरसॉल्ट्स टू एक्सप्लेन टू यू व्हाई यू डोंट अंडरस्टैंड इकोनॉमी कैसे चलती है। द रियलिटी इज दे डोंट अंडरस्टैंड इकोनॉमी कैसे चलती है। दे हैव बॉट इनटू द लाई दैट वाज टोल्ड बाय द 5 बैंकिंग फैमिलीज। दुनिया के अंदर देयर इज अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट डिड नॉट हैव मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम्स। उन सब में रजीम चेंजें हुई हैं, और हमें मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम अपना के फायदा क्या हुआ आज तक नहीं समझ आया। और जी गाड़ियां आ गई, हर बंदे के पास मोटरसाइकिल है, तो यू रियली थिंक हर बंदे के पास गाड़ी आना इज अ गुड थिंग? नॉट रियली। यू रियली थिंक हर बंदा ऑफिस में जाए काम करे इज अ गुड थिंग? नॉट रियली। बूमर्स का प्रॉब्लम ये था, कहते बेटा पढ़ोगे लिखोगे किसी ऑफिस में काम करोगे। वाई? लाहौर शहर में आज भी प्लम्बर 2.5 लाख रुपया कमाता है, इस दफ्तर में कोई 2.5 लाख रुपया नहीं कमाता। ये दिस ऑफिस 3 मंजिला बिल्डिंग, AC, nobody makes that money. So a artificial construct was created in our minds कि this is better than this, even though this destroys your body, it destroys your mind, it puts you in debt, it makes you unhappy. Why would you do this? मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं। आप लोगों ने देखा है कि जो गांव के अंदर जो खेती होती है, तो जब बोना होता है, चीज़ बीजनी होती है, तो लोग डक वॉक कर रहे होते हैं। उस डक वॉक करने से जो उनकी इंटेस्टाइन होती है वो कंटिन्यूसली मसाज हो रही होती है, वो आपकी गट हेल्थ इंप्रूव करती है। आपके जो नीज होते हैं उसमें जो बिल्डअप होता है और ब्लड सर्कुलेशन होती है, बिल्डअप खत्म होता है, ब्लड से बेहतर है, तो आपको घोटों के प्रॉब्लम नहीं होते। तो फ्रॉम द नेचुरल टू द आर्टिफिशियल का जो हमारा पूरा जर्नी है, हमें बताया गया था कि इसके एंड पे ग्रेट इकोनॉमिक आपको फायदे हो जाएंगे, नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह है कि ये एक झूठ था, सिर्फ आपको मैप करना था, इकोनॉमिक ट्रैप में फंसाना था, ताकि फिर आप क्या बने? अच्छे फैक्ट्री वर्कर। दैट्स इट। और चंद मिसालें दिखा के ना बताया जाता कि ये सिस्टम वर्क करता है। पूरे सिस्टम के अंदर एलीट कितना है? 0.05%। तो 0.05% को दिखा के बाकी 99.5% को आप कह रहे हैं सिस्टम वर्क करता है। दिस इज रिडिकुलस। अगर मैं आपको कहूँ कि एक पैराशूट है जो 0.5% ऑफ द टाइम चलता है, बाकी नहीं चलता, आप जंप मारेंगे? नहीं। इट्स नॉट इवन 50-50। आप यू कैन गो टू द राइट स्कूल, you can go to the right university, you can get the right job, but at the age of 40 you will own nothing. Let's say आपकी 5 लाख सैलरी है टुडे, 5 लाख साल की कितनी होगी? 60 लाख रुपीस। 10 साल पे कितनी होगी? 6 करोड़। लेट्स कंपाउंड सम मनी इनटू इट, कि हर साल इंक्रीमेंट आपको लगते जाते हैं, तो ये 7.5-8 करोड़ बन जाता है। आज एक कनाल का घर 8 करोड़ का नहीं है, 9 से 10 करोड़ का है। डिफेंस में सबसे सस्ता आपको एक कनाल घर मिल जाएगा किसी फार फ्लंग एरिया में 4-5 करोड़ का। तो आज से 10 साल बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना आप घर ले पाएंगे एक कनाल का। आज लैंड क्रूजर कितने की है? 6-7 करोड़ की है। तो आज से 10 साल बाद कितने की होगी, जो भी टॉप प्रीमियर गाड़ी होगी? आज फर्स्ट क्लास के टिकट्स टू अमेरिका आई बिलीव 24-25 लाख रुपए के फ्रॉम पाकिस्तान। तो यू कैनॉट बीट दिस गेम, येट
everyone has said participate, participate, participate. Stop. जिस दिन हमने participate करना छोड़ दिया, that is the day you will realize कि ये कितना बड़ा झूठ आपसे बोला गया. आप मेहनत करें, पैसे कमाएं, बीवी बच्चों को तालीम दें, खाना पीना खिलाएं, लेकिन ये जो फिक्टिशियस चीज़ें हैं ना, ख़त्म कर दें. अगर आपकी बीवी आपको कहती है कि जी लैंड क्रूज़र, यू टेल हर नो. अगर आपके बच्चे कहते हैं कि नहीं जनाब आई वांट टू बाय 1 लाख रुपए का टॉय, से नो. जस्ट से नो. सही है. स्टॉप. एक अगर आप नहीं रुकेंगे तो फिर आपको IMF का डर दिया जाएगा, अमेरिका का डर दिया जाएगा, बम का डर दिया जाएगा, महंगाई का डर दिया जाएगा. इसके एंड में क्या होगा? ना आप महंगाई रोक सकते हैं, ना आप बम रोक सकते हैं, ना आप IMF को रोक सकते हैं, ना आप पॉलिटिशियंस की करप्शन को रोक सकते हैं, ना लैक ऑफ जमहूरियत को आप बहाल कर सकते हैं. तो आप खेल क्यों रहे हैं गेम? मतलब कि आप क्रिकेट का मैच खेलने जाते हैं, बॉलर बॉल कराता है 200 किलोमीटर पर आवर पे, बैट की जगह उन्होंने आपको टूथपिक पकड़ाया हुआ है और कह रहे हैं छक्का मार के दिखा दो, और आपसे छक्का ही लगता है, कहते हैं आप ही गलती, छक्का नहीं लगता आपसे. आप पागल तो नहीं हो गए? तो जो इस वक्त अल्लाह ने हमें मौका दिया वो ये है कि दुनिया के अंदर दजल इतना रोज़े रोशन की तरह नज़र आ रहा है कि अब आपको कोई ज़्यादा गैस वर्क करने की ज़रूरत नहीं है. ये 90s नहीं है जब डॉक्टर सारा आपको पागल लग रहे होंगे नाउज़ुबिल्लाह. ये चीज़ें वाज़े नज़र आ रही हैं. नमाज पढ़ें, दुआ करें, ना तो सिर्फ ट्रंप की लानत से और नेतन्याहू की लानत से, बल्कि हमारे हुक्मरानों की ग्रीड से भी दुआ करें कि अल्लाह में से बचाए. हमारे लिए भी दुआ कीजिए, हम आपके लिए भी करेंगे. हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया.